हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा था। उसमें हम एम्पियर सर्किट लॉ के ऊपर थे और उसकी एप्लीकेशन देख रहे थे। ठीक है, तो आज हम सोलेनोइड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सोलेनोइड में हम एम्पियर सर्किट लॉ की मदद से हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे अंदर। ठीक है, तो सोलेनोइड सबसे पहले क्या होता है तो वो देखते हैं स्टूडेंट। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में सोलेनोइड के बारे में सुना होगा। तो सोलेनोइड एक्चुअल में क्या होता है कि आपके पास एक कोई सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है ना। ये सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, उसके ऊपर आपने वायर के ऐसे टर्न्स बनाकर वाउंड कर दिया पूरा, है ना। देखो ध्यान से, ऐसे करके। और ये वायर यहाँ से पीछे से आ रही है, तो ये वायर ऊपर से मतलब यहाँ से बाहर, तो इसमें से करंट जाएगी आई, तो इसमें से करंट बाहर आएगी आई। ठीक है, और इसको आपने करंट आने की वजह क्या है, यहाँ पर आपने बैटरी के साथ उसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये सोलेनोइड एज अ मैग्नेट वर्क करता है। ये तो कैसे समझ में आया स्टूडेंट, है ना। तो ये हम पहले समझते हैं कि ये आया कहाँ से सोलेनोइड वर्क। तो जैसे ही साइंटिस्ट ने इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल में ऑटोमेटिक अलाइन हो गया, है ना। जैसे आपको पता है कि आप किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, है ना, कोई थ्रेड से बांधकर। तो जैसे आप फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो अलाइन हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। वैसे ही इसका भी वही काम हुआ। और साइंटिस्ट ने और भी यहाँ पर क्या देखा कि ये जो बैटरी थी उसकी पोलैरिटी उल्टी कर दी। मतलब क्या किया कि यहाँ पर माइनस प्लस कर दिया, बैटरी अब इसमें ऐसे लगा दी। तो पोलैरिटी उल्टी करने पर आपका जो सोलेनोइड था वो भी कैसे हो गया, उल्टा हो गया, ऐसे चेंज करके, है ना। पोलैरिटी चेंज करना, उसका मतलब क्या हुआ कि करंट की डायरेक्शन चेंज करना। एक चीज याद रखना यहाँ पर कि करंट जब तक बहेगा तब तक ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। जैसे ही यहाँ पर आपने सर्किट को ओपन कर दिया, मतलब कि स्विच क्लोज कर दिया, मतलब कि यहाँ पर सर्किट खोल दी पूरी, है ना, तब आपको इसके यहाँ पर अंदर के भाग में या फिर सराउंडिंग एरिया में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो क्या हो जाएगी, जीरो तुरंत, है ना। तो करंट जब तक बहेगा तब तक आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलती रहेगी। क्लियर है। तो पोलैरिटी चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। चलिए अब पोलैरिटी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर भी एक तो पोल बनेंगे, है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल में से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे आएगी। तो आप देखो ध्यान से कि अगर आपका करंट, ध्यान से सुनना, अगर आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो आपका जो वो पोल है वो कौन सा पोल बनेगा। तो ये जो पोल है आपका साउथ पोल बनेगा, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका साउथ पोल। क्लियर है। तो साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जाएगी, अंदर या बाहर, वो देखने के लिए आपको फिंगर्स को कर्ल करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मेरा थंब कहाँ पर आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका इनवर्ड डायरेक्शन। कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ पोल में एंटर करने वाली है। चलिए दूसरी बात देखते हैं, नॉर्थ पोल में क्या होता है स्टूडेंट। तो नॉर्थ पोल में देखते हैं तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर किसी भी रिंग में करंट बह रहा है तो उसमें क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपका पोल जो है वो मैं ऐसे बना सकता हूँ। देखो ये एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज तो आपका हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल बनेगा और उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। तो मतलब कि साउथ पोल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर जाएगी, और नॉर्थ पोल होगा तो आपकी डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी। अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे कंसीडर करें, तो क्लॉकवाइज करंट है उसको हम मानेंगे साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज करंट है उसको मानेंगे हम नॉर्थ पोल। क्लियर है। तो यहाँ पर उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसी बने, तो इसके बारे में सोचते हैं। चलिए तो देखो यहाँ पर करंट एंटर किया, यहाँ से करंट बाहर आया, यहाँ से ऐसे देखो, तो यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है। मतलब यहाँ से करंट बाहर निकला और ये अंदर, यहाँ से करंट निकला और ये अंदर, ऐसे बाहर निकला और ये करंट अंदर। तो मतलब ये मान लीजिए आप कोई नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर पाथ, मतलब या फिर सिलेंडर है, तो उसके ऊपर मैंने ऐसे लपेटा हुआ है वायर, है ना, बाउंड कर दिया है। तो मतलब यहाँ से करंट निकली और नीचे के पार्ट में क्या जाएगी, अंदर। यहाँ से निकली और अंदर गई, मतलब ऊपर से करंट बाहर आ रही है और अंदर
अंदर नीचे की तरफ क्या जा रही है, अंदर की डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर? तो मेरे लिए करंट ऐसी जा रही है, तो करंट ऐसे जा रही है, तो ऐसे ऐसे करके फिंगर घुमा दीजिए, तो हम कहाँ जा रहे हैं, अंदर की डायरेक्शन में। मतलब ये जो पोल है मेरा कौन सा बन जाएगा स्टूडेंट, साउथ पोल बन जाएगा, है ना, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ से तो ये कौन सा पोल बन जाएगा सामने, ये तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये बन गया आपका नॉर्थ पोल। क्लियर है? अगर देखना है तो वो भी देख लीजिए नॉर्थ पोल कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से जब भी आप देखेंगे तो आपके लिए ये वाला पोल पार्ट देखिए, यहाँ से करंट क्या आ रहा है बाहर, और यहाँ पर नीचे ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे घुमाया तो हम बाहर, तो मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर नॉर्थ में से फील्ड लाइंस निकलेगी और साउथ में जाएगी ऐसे, देखिए ये ऐसे, है ना। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि नॉर्थ में से फील्ड लाइंस निकली और साउथ में गई, लेकिन आपको तो ऐसा बताना है कि यहाँ पर कभी भी ओरिजिनेट नहीं होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी ओरिजिनेट नहीं होगी, लेकिन साउथ में से जाने के बाद वो अंदर फिर से ऐसे जाएगी, देखो, है ना। तो मतलब ये जो फील्ड लाइंस है वो क्या बनाएगी, आपका क्लोज लूप क्रिएट करेगी। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है स्टूडेंट के, यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज में वो टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, इसमें से ओरिजिनेट हुई और नेगेटिव में टर्मिनेट हो गई। क्लियर है? तो एक चीज ये होती है, ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज लूप क्रिएट नहीं करती है। यहाँ पर देखिए जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्लोज लूप क्रिएट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बतानी है तो कैसे बताएंगे, तो सोलेनोइड के बाहर, सेम केस आपका बाहर मैग्नेट में रहेगा, तो यहाँ पर सोलेनोइड के बाहर आपकी जो फील्ड लाइंस है वो जाएगी नॉर्थ से साउथ, लेकिन इनसाइड द सोलेनोइड वो जाएगा आपका साउथ से नॉर्थ, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको एक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए इतना बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो उससे पहले एक छोटा सा पार्ट में बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर एक टर्म जो यूज होने वाला है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में बार बार यूज होगा, तो यहाँ पर वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो स्मॉल एन लिखा जाता है जिसको कहा जाता है एन डिवाइड बाई एल, है ना, जिसको पढ़ा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब कि अगर मान लो कि ये जो लेंथ पूरी एल है ना, सोलेनोइड की लेंथ मान लीजिए आपके एल लेंथ का आपके पास सोलेनोइड है ना, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन। तो अगर एन डिवाइड बाय एल किया जाए तो उसको कहा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब आगे जो स्टूडेंट्स आपने सोलेनोइड का लिख लिया होगा ना, तो अब सोलेनोइड की वजह से हमें सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उसका डेरिवेशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, क्रॉस सेक्शन कैसे लिया जाता है वो देखिए। आपने ये सोलेनोइड बनाया था ऐसे, ये सिलेंडर जैसा माना था, और यहाँ से ये वाला पार्ट, इसमें से करंट अंदर जा रही है, तो ये साइड से आपकी करंट बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन लेना है, मतलब सबसे पहले हम बाहर वाली करंट और अंदर वाली जो करंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें से आपकी जो करंट है वो हमेशा बाहर आएगी, देखिए यहाँ से सब जगह पर आपकी करंट यहाँ से सब जगह पर बाहर आ रही है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आपकी करंट कैसे जा रही है, इनवर्ट डायरेक्शन में जा रही है, देखो ध्यान से ना। तो ऊपर वाली जो करंट है उसको मैं बाहर आती करंट को कैसे दिखाता हूँ, डॉट करके सर्कल बनाना, आउटवर्ड डायरेक्शन को ऐसे दिखाते हैं हम, और इनवर्ट डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, क्रॉस करके सर्कल बनाना। तो ये हो गया हमारा इनवर्ट डायरेक्शन। क्लियर है? तो आउटवर्ड और इनवर्ट डायरेक्शन। अब मुझे इसका लेना है क्रॉस सेक्शन, है ना। तो क्रॉस सेक्शन कैसे लिया जाता है स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पर। तो देखो आपके पास ऐसा मान लीजिए सिलेंडर है, तो आपने उसको बीच में से ऐसे काट दिया, है ना, पूरा। तो मतलब ये दो पार्ट हो गए। तो क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाया जाता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर पूरा फिगर बना दे तो भी समझ सकते हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शन से आसानी से ये पार्ट समझ में आ जाता है। तो यहाँ से हमेशा आपका जो करंट बाहर आ रहा है, इसलिए मैं बनाऊंगा यहाँ पर डॉट और सर्कल, यहाँ पर भी डॉट और सर्कल। तो यहाँ सभी जगह पर बना लेंगे हम डॉट और सर्कल। क्लियर है स्टूडेंट? और ये जो वाला पार्ट है यहाँ पर बनाएंगे क्रॉस, मतलब इनवर्ट डायरेक्शन में आपकी करंट जा रही है। और मैं यहाँ पर ये एक्सेल लाइन बना लेता हूँ, और इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की
वो हम मान लेते हैं आर जितनी, ठीक है। तो सिलेंडर की रेडियस आर मान लेते हैं, और यहाँ पर जो आपका पॉइंट पी है उस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है सोलेनोइड के अंदर, है ना। तो यहाँ पर कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आप वो वाला फॉर्मूला याद कर दीजिए कि रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी। इसका आंसर निकालने के दो तरीके, एक आप तो रिंग वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और दूसरा आप एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले थोड़ा टफ वाला पढ़ लेते हैं जो जे-नीट में काम लगता है, और दूसरा जो आपका पार्ट है वो एम्पियर सर्किटल लॉ से काम किया जाएगा, वो उसके बाद में देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, टी पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या करता हूँ मैं, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो B इज इक्वल टू फॉर्मूला था रिंग की वजह से एक्सिस पर, है ना। ये देख लीजिए आपके पास ये रिंग थी जिसकी रेडियस, और यहाँ मान लीजिए रेडियस r, और यहाँ पर x पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी। इसमें से करंट जा रहा था, करंट कैरिंग रिंग, और उसकी एक्सियल लाइन मतलब यहाँ से डिस्टेंस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी। B इज इक्वल टू लिखा गया था स्टूडेंट म्यू नॉट I इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर है ना। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये आपका फॉर्मूला था। चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये देखो, अब अगर मान लो कि ये सारी चीजें आपका जो करंट ऐसे जा रहा है, मतलब आपने जो वायर जो लपेटा हुआ है पूरा, है ना। तो मतलब आप एक वायर ले लीजिए, तो उसको आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, एक रिंग कर सकते हैं। तो मतलब रिंग वाले फॉर्मूला से भी इसका काम हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा दूर लेते हैं, यहाँ से छोटा सा पार्ट dx एज्यूम करते हैं। देखिए ये बना लिया मैंने छोटा सा पार्ट dx। तो ये dx एलिमेंट जो मैंने लिया हुआ छोटा सा, इसकी वजह से मैं P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे पहले निकालूंगा, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरा पार्ट को, ठीक है। तो ये dx इतना पार्ट और P पॉइंट आपका यहाँ पर है। तो dx की वजह से P पॉइंट पर, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने जा रहे हैं ना। तो हमने अगले वाले लेक्चर में जो लास्ट में देखा था, n इज इक्वल टू लिखा गया था n/l नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो ये हो गया आपका n इज इक्वल टू n/l। तो इसमें कैसा आपको इस्तेमाल करना है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि सोलेनोइड में आपको जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो पास में ऐसे लपेटे जाते हैं ना, बाउंड करना है तो बहुत पास होते हैं। तो मैंने इतना सा पार्ट लिया, तो उसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो कितने हैं वो देखना है। तो कितने देखने को क्या करेंगे हम, जो L है यहाँ पर लेंथ, इसके बदले मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ छोटा सा पार्ट dx। तो n इज इक्वल टू लिखा जाएगा n डिवाइड बाई L के बदले dx। तो n इज इक्वल टू n इंटू dx। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए dx पार्ट में, n dx। क्लियर है इतना। अब देखो एक वायर में से करंट कितनी जा रही है ना। तो एक वायर मान लीजिए, तो एक वायर में करंट जा रही है I, तो पूरे वायर ऐसे घूमती I करंट जाती जाएगी आगे। लेकिन इसमें तो बहुत सारे आपके रिंग बन रहे हैं ना, तो उसमें से कितनी करंट जाएगी, तो जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है उससे क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतने पार्ट में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके पास, n dx। तो इतने पार्ट में से जाने वाली करंट, जिसको लिखा जाएगा स्टूडेंट, जो I होगी वो होगी आपकी n dx, है ना। I डैश नाम दे देते हैं इसको, है ना। पूरे में से तो मतलब एक वायर में से तो I जा रही है, तो मतलब इतने पार्ट में से कितनी जाएगी, तो I डैश इज इक्वल टू लिखा जाएगा n dx नंबर ऑफ टर्न्स जितने हैं उसमें मल्टीप्लाई बाई I, क्योंकि एक वायर में से कितनी जा रही है, I जा रही है, तो उसे n dx से आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो n dx इंटू I, तो ये हो गया आपका I डैश। अब देखिए यहाँ पर इस जो छोटा सा dx लिया हुआ है, उससे P पॉइंट का जो दूरी है वो कितना है आपका x है। ये है आपकी रेडियस r। तो यहाँ से आपका जो पॉइंट बन रहा है, ये एंगल बनाएगा आपका थीटा। ये सामने वाला कितना है आपका, ये हो गया आपका r। ये आपको ट्राइंगल याद रखना है, ये ट्राइंगल से हमें आगे काम करना है ना। तो ये ट्राइंगल बहुत आगे काम आने वाला है। तो यहाँ पर ये सामने वाली r होगी, ये आपकी एक्सिस का डिस्टेंस हो गया x डिस्टेंस पर जाकर मैंने dx इतना छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करना चाहेंगे, तो लिखा जाएगा सबसे पहले देखो कि ये dx एलिमेंट छोटे से की वजह से हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी P पॉइंट के ऊपर, वो मिलेगी छोटा सा पार्ट dv, है ना। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ से चालू करके यहाँ तक पूरा पोर्शन कवर हो, उसके हिसाब से मुझे लिमिट लेनी पड़ेगी, है ना। तो एंगल भी रख सकते हैं, dx वाला पार्ट आप देखिए dx, है ना। तो ये काम यहाँ पर थीटा से होने वाला है। तो यहाँ से एंगल घुमाऊंगा तो ये पूरा घूमकर ये एंड पर आए, तब तक मुझे एंगल घुमाना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए तो ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट करता हूँ।
तो लिखा जाएगा, जो छोटा सा डीबी मिलेगा वो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई करंट, मतलब एक छोटे से डीएक्स एलिमेंट में जो मुझे करंट मिलेगा कौन मिलेगी, आई डैश वाली, तो लिखा जाएगा एन डी एक्स इंटू आई, ये हो गया आपका आई, इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है इतना? चलिए ये थोड़ा डेरिवेशन लंबा चलेगा ना, तो ध्यान से समझना। तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट एन डी एक्स आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले कि ये इतने पार्ट की वजह से पी पॉइंट पे मुझे डीबी फील्ड मिल रही है, तो अब मुझे पूरी फील्ड निकालनी है, तो मुझे पूरा ये पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये कैसे किया जाता है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से एंगल लूंगा और यहाँ तक घुमाऊंगा, है ना। तो यहाँ से ये पी पॉइंट से, देखना ध्यान से, ये पी पॉइंट से ये वाला पॉइंट जिसको नाम दिया जाता है एंगल ये θ2, है ना। थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं यहाँ पर। ये जो एंगल ना, एंगल देखना ध्यान से, ये एंगल कितना लिया है मैंने, θ2, ये वाला, क्लियर। ये एंगल मैंने लिया θ2, मतलब यहाँ से चालू किया, ये एंड आ गया, और इसको घुमाते 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 कहाँ पहुंचूंगा, ये वाले एंड पर। तो मतलब मेरा सेकंड एंगल जो आएगा वो यहाँ पर खत्म होगा, है ना। तो कहाँ से दोनों एंगल लेने हैं, हॉरिजॉन्टल से। तो दूसरा जो एंगल लेना है आपने, यहाँ से लिया और यहाँ तक घुमाया, जिसको नाम दे दिया मैंने θ1, है ना। क्लियर है इतना? कहाँ से दोनों एंगल लिए, देखो यहाँ से लिया मैंने θ2, मतलब ये वाला पोर्शन का कवर हुआ यहाँ तक। उसके बाद, है ना, मतलब यहाँ से चालू कर रहा हूँ और घुमाना चालू किया, तो कहाँ तक घुमाया मैंने, θ1 तक। तो θ1 भी कहाँ से मैंने, हॉरिजॉन्टल से घुमाया, ठीक है। तो ये हो गया आपका θ2, ये वाला छोटा सा पार्ट। उसके बाद ये पूरा घुमाया, तो हो गया आपका θ1, है ना। तो मेरी लिमिट जो बन जाएगी, मतलब θ2 से मैं चालू करूंगा, घुमाता घुमाता कहाँ पर आऊंगा, θ1 तक, है ना। तो मेरा आंसर आएगा, इसकी लिमिट होगी θ2 से लेकर θ1 तक, मुझे यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन की लिमिट रख दूंगा θ2 से लेकर θ1 तक। तो अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे फाइनल भी मिल जाएगा, है ना। अब देखो θ2 और θ1 दोनों मैंने पॉजिटिव लिए, है ना। आपको याद होगा कि फाइनाइट लेंथ की वजह से जो मैंने डी निकाला था, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, उसमें हम यहाँ पर एक ले रहे थे θ1 और ये एंगल ले रहे थे θ2। तो θ2 को हमने क्या माना था, नेगेटिव। इसका रीजन क्या है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ से हम मेजर कर रहे थे ना, तो ये पीछे वाला एंगल नेगेटिव हो गया और ये ऊपर वाला हमने पॉजिटिव माना था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपने θ2 एज्यूम किया है वो एक ही साइड से, दूसरा एंगल भी देखो सेम साइड से हम एज्यूम कर रहे हैं, मतलब दोनों एंगल जो है वो सेम साइड से जा रहे हैं, मतलब कोई भी एंगल सेम लेना है, नेगेटिव लो तो नेगेटिव, पॉजिटिव लो तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ले लेते हैं उसको। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लिमिट तो रखनी मैंने θ2 से लेकर θ1, लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएबल ही थीटा नहीं दिख रहा है ना। तो मैं इंटीग्रेशन किसका करूंगा, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो मैं क्या काम करता हूँ कि ये ट्राइंगल का यूज करके, है ना, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये यहाँ से ये कितना है आपका x, ये कितनी दूरी है, रेडियस है r, है ना। ये एंगल कितना है आपका थीटा, है ना। थीटा पे जाके मैंने dx एलिमेंट लिया था। तो ये जो हो गया पार्ट आपका, तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि यहाँ पर लिख देते tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, मतलब r डिवाइड बाई x, है ना। तो मतलब x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा नीचे चला जाएगा, 1/tan थीटा मतलब cot थीटा, तो r cot थीटा। तो x के बदले में क्या लिखूंगा, r cot थीटा। तो एक काम बन गया मेरा, x के बदले वैल्यू आ गई। दूसरी चीज चाहिए मुझे dx, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिखा जाएगा dx बाई d थीटा इज इक्वल टू, चलिए r एज इट इज, cot थीटा का होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा, माइनस cosec स्क्वायर थीटा, है ना। डी थीटा उधर चला गया, तो dx इज इक्वल टू माइनस r cosec स्क्वायर डी थीटा। क्लियर है इतना? तो dx की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू है, चलो दोनों वैल्यू वहां पर रख देते हैं, देखते क्या होता है। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस θ2 से लेकर प्लस θ1 तक, म्यू नॉट एन आई एज इट इज, dx की वैल्यू रखते हैं माइनस r cosec स्क्वायर डी थीटा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस
एक्स के बदले क्या रखना है, आर कॉट थीटा, मतलब आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, है ना। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। अब होगा क्या कि अगर मान लो कि यहाँ से मैं आर स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ और सबकी पावर क्या है 3/2, तो जैसे ही यहाँ से आर स्क्वायर बाहर आएगा तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, आर क्यूब बचा। तो नीचे आर क्यूब बनता है और ऊपर भी देखो ये आर स्क्वायर और यहाँ पर आर, तो ऊपर भी क्या है आपका आर क्यूब, तो ऊपर नीचे आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिखा जाएगा माइनस ना, ये थीटा 2 सॉरी प्लस है आपका, तो नेगेटिव साइन अब यहाँ से बाहर आ गई है ना, ये जो माइनस है वो, तो थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक की लिमिट म्यू नॉट एन आई। चलिए आर क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया, फिर बचा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, है ना। एक स्टेप बढ़ा देते, बाकी ओरली इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो एक तो हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कोसेक क्यूब थीटा है। अब ऊपर कितना है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और नीचे आपका है कोसेक क्यूब थीटा, तो स्क्वायर से यहाँ पर क्यूब में से बचेगा क्या, सिर्फ नीचे 1 कोसेक थीटा बचेगा, और 1 कोसेक थीटा होगा आपका साइन थीटा, है ना। 2-3 स्टेप पूरा दिए, एक साथ फिर से बता देता हूँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कोसेक क्यूब थीटा। ऊपर देखो क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो नीचे है कोसेक क्यूब थीटा, तो नीचे क्या बचेगा 1 कोसेक थीटा, और 1 कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ऊपर बचेगा आपका साइन थीटा, है ना। यहाँ पर 2 चला आ रहा था ऊपर था। चलिए तो लिखा जाएगा माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 म्यू नॉट एन आई साइन थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये वाला पोर्शन हटा देते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर आपका आंसर लिख देते हैं पूरा। उसके बाद इसी में से हम इनफाइनाइट सोलेनॉइड मतलब के आइडियल सोलेनॉइड के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये जो सारी कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगी, तो माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटीग्रेशन थीटा 2 से लेकर थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा, है ना। अब इसको यहाँ रखते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आएगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। तो लिखा जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस, पीछे आया आपका कॉस थीटा, लिमिट आ गई आपकी थीटा 2 से लेकर थीटा 1, ना। देखो यहाँ पर थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक घुमाया है, तो म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोसेक थीटा 1 माइनस सॉरी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला, ये हो गया आपका सोलेनॉइड का फाइनल फॉर्मूला। क्लियर है। अब आपको एंगल दे दिया जाएगा कभी कभी, तो एंगल से कैसे क्लियर काम किया जाएगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप इतना बना लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो फिर से वो रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूला और कहाँ से कहाँ का एंगल निकाला था। तो ये आपका बीच वाला एक्सिस है ना, आर रेडियस थी वहां पर और यहाँ पी पॉइंट था, तो हमने जो थीटा 2 कंसिडर किया था वो यहाँ से थीटा 2 था, और जो थीटा 1 कंसिडर किया था मतलब यहाँ से लेकर ये वाला आपका थीटा 1 था। क्लियर। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो आ रही थी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने बनाया था। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग आपको क्वेश्चन में पूछा जाए ना जेई में, तो कैसे करना है। जेई में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना फिगर वाले, कि आपको एक ऐसे फिगर दे देंगे और यहाँ से आपको दे देंगे एंगल, यहाँ पर पी पॉइंट है, तो ये एंगल बना रहे आपका 30 डिग्री और ये एंगल बना रहे आपका मान लीजिए यहाँ से भी 30 डिग्री, है ना। दोनों जगह से 30 या फिर 60 जो भी मान लीजिए, चलिए यहाँ पर 60 मान लीजिए, तो अलग रहेगा तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए थीटा 1 कितना होगा, है ना। बाकी वैल्यू दे देंगे, करंट कैरिंग वायर है आई इतने करंट एम्पियर जा रही है ना, नंबर ऑफ मतलब के ट्रांस वो भी वैल्यू आपको दे देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो सारी डेटा में गिवन होगी। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको थीटा 1 और थीटा 2 निकालना, बाकी सारे वैल्यूज तो आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा 1 कितना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू आपके लिए कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, लेकिन थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी तो
थीटा टू हमने देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसिडर किया, मतलब ये 30 डिग्री, तो मेरा जो थीटा वन है वो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये आपका क्या है थीटा टू, ये वाला पार्ट है हमारा थीटा टू। तो थीटा टू की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60, लेकिन थीटा वन क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ से पूरा घूमकर यहाँ पर पहुंचना है आपको, है ना। तो टोटल कितना होता है 180, 180 में से 30 निकाल दीजिए तो आपका आंसर आएगा 150 डिग्री। तो थीटा वन इज इक्वल टू लिखा जाएगा स्टूडेंट 150 डिग्री। क्लियर है इतना। तो बाकी वैल्यूज आपको डेटा में गिवन होगी, तो वैल्यू रखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। अब मुझे निकालना है कि अगर मान लो कि आपका जो सोलेनॉइड है उसके एंड वाले पॉइंट के ऊपर, फिर से ये एक्सिस जिसकी रेडियस है आपकी आर, है ना, देखना ध्यान से, जिसकी रेडियस है आर, तो उसके एंड वाले पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मतलब ये वाले पॉइंट पर। अगर आपका पॉइंट पी यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर लिया, दोनों जगह पर आपको निकाल के दिखा देते हैं, यहाँ पर है ना, तो सोलेनॉइड के दोनों एंड पॉइंट के ऊपर। तो अब यहाँ पर थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करने पर मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एंड पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो एंड पॉइंट के ऊपर यहाँ से आप एंगल निकालिए, देखिए ध्यान से, तो आपका थीटा टू देखो ध्यान से, थीटा टू यहाँ पर अगर है तो आपको तो एंड पॉइंट इसके ऊपर पहुंचना है। तो यहाँ से घूमकर, मतलब हॉरिजॉन्टल आप एक्सटेंड कर लीजिए, तो यहाँ से घूमकर आप पहुंच गए ऊपर, देख लो ध्यान से, ये कितना एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। तो थीटा टू की वैल्यू क्या आ गई आपकी 90 डिग्री। क्लियर है इतना। दूसरा, आपको थीटा वन निकालना है, तो मतलब यहाँ से पूरा हॉरिजॉन्टल से घूमकर आपको कहाँ पहुंचना है, ये वाले पॉइंट के ऊपर, है ना। तो यहाँ से ये, तो यहाँ से ये पॉइंट तो बहुत दूर है, मतलब जैसे आप इतना घूमते जाएंगे, ये यहाँ से पूरा घूमे है ना, तो आप इसको अगर मान लो कि लेंथ बहुत बड़ी है, तो आप कितना क्या मान सकते हो उसको 180 डिग्री, है ना, यहाँ से। तो ये पॉइंट आप एंड पॉइंट पे मान रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड है ना। लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब वो होता है आपका आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज क्या है, एल इज वेरी मच ग्रेटर देन ऑफ आर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है एल, उसके कंपेयर में जो आपकी रेडियस है आर, ये वाली, है ना, वो बहुत छोटी है। तो मतलब उसका मतलब ऐसे हुआ, देखो ये, तो मैं अब इसकी रेडियस देखो बहुत छोटी है, लेकिन लेंथ तो बहुत बड़ी है। तो मतलब अगर मान लो कि यहाँ से आप घूमना चाहे, है ना, ये वाला है कि अगर यहाँ पॉइंट है आपका पी, तो आप ऐसे घूमना चाहे, तो मतलब आप ऐसे घूमेंगे ये यहाँ तक, है ना। तो आप इसको एंगल कितना मान लेंगे 180 डिग्री, है ना। तो आपका थीटा वन यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा वन लिखा जाएगा आपका 180 डिग्री। क्लियर है इतना। चलिए, तो थीटा वन और थीटा टू की दोनों की वैल्यू मिल गई। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा ये पॉइंट के ऊपर। वैसे ही यहाँ पर भी सेम केस होगा, देख लीजिए ध्यान से, ये पी पॉइंट है, तो इसको एक्सटेंड कर लीजिए थोड़ा, है ना। तो ये आपका हो गया ये थीटा टू, है ना, यहाँ से घूमकर यहाँ पर ये एंड हो गया। तो थीटा टू फिर से क्या हो गया आपका 90 डिग्री, और थीटा वन मतलब यहाँ से फिर से आपको ये पॉइंट पर पहुंचना है ना। तो यहाँ से घूमकर आपको ये, मतलब एल लेंथ बहुत बड़ी है कंपेयर टू आर, मतलब फिर से आपका एंगल थीटा वन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो B इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू नॉट NI डिवाइड बाई 2 cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू। तो थीटा वन मतलब cos पाई माइनस cos पाई बाई 2, ठीक है, 90 मतलब पाई बाई 2। cos पाई हो जाएगा आपका -1, cos पाई बाई 2 हो जाएगा 0। तो लिखा जाएगा म्यू नॉट NI डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, अगर ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो ये माइनस साइन हटा दीजिए तो प्लस हो जाएगा। मतलब दोनों एंड पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल रही है वो कितनी मिल रही है स्टूडेंट, म्यू नॉट NI बाई 2, है ना। ये आइडियल सोलेनॉइड की बात है ना। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ कि L इज वेरी मच ग्रेटर देन ऑफ R। तो ये वाला जो केस है वो हो जाएगा आपका आइडियल सोलेनॉइड का। तो P इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू नॉट NI बाई 2। क्लियर है इतना। चलिए, अब इसका ग्राफ बनाना है मुझे, है ना। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से। चलिए, तो दोनों पॉइंट के ऊपर मेरा आंसर क्या आ रहा है, म्यू नॉट NI बाई 2। क्लियर। अब अगर मान लो कि मैं इनफाइनाइट सोलेनॉइड ये वाले केस में यहाँ पर बीच में कहीं पर पॉइंट की बात करूँ ना, तो क्या आंसर आएगा, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं ना। तो एंड वाले पॉइंट पर तो आ गया, अब बीच में क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। ये आंसर याद रखना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2, है ना। बाकी सब मिटा देते हैं। आइडियल सोलेनॉइड की बात करें अभी भी, चलिए, एल लेंथ बहुत बड़ी है कंपेयर टू आर। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी रैंडम, यहाँ मानिए कोई भी पॉइंट P,
तो यहाँ पर आपके लिए θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए। तो θ1 मतलब आपको यहाँ पर पहुंचना है, तो ये लेंथ बहुत बड़ी है, बहुत दूर जाना है, तो मतलब ये एंगल आपका जो θ2 है वो कितना हो जाएगा, ऐसे घूमते घूमते देखो यहाँ ये लेंथ बहुत बड़ी है कंपेयर टू, मतलब ऐसे घूमे तो थोड़ा ही ऊपर जाएंगे, तो θ2 में क्या मान सकता हूँ 0 डिग्री मान सकता हूँ, है ना। मतलब ये लेंथ बहुत बड़ी है, ये आपकी जो थिकनेस है बहुत कम है, मतलब रेडियस वाला पोर्शन आपका बहुत कम है, L इज वेरी मच ग्रेटर देन और R, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पर इसकी जो एंगल है वो θ2 क्या मान सकते हैं 0। वैसे ही आपको यहाँ पर जाना है, तो आप ऐसे मान लीजिए ये आपका θ2, वैसे आप ऐसे घूमते घूमते कहाँ पर पहुंचेंगे, ये वाले पॉइंट पर, तो ये तो भी बहुत आगे है, तो आप ऐसे घूमते घूमते जाएंगे तो ये θ1 आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो θ1 आप ऐसे मान लीजिए घूमते जाइए कहाँ तक घूमेंगे, तो ये तो पार्ट इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो अपने पूरा घूमेंगे ऐसे, है ना। तो पूरा घूमते जाएंगे तो कितना पहुंचेगा 180 डिग्री। वैसे यहाँ पर आप इस पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो एंड तो मिल ही नहीं रहा है, आप ऐसे घूमते गए, है ना, तो ऐसे सीधा हो गए, तो θ2 आप गया, तो इसकी वैल्यू में निकाल देते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला था B इज इक्वल टू μ0 Ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2, है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए तो लिखा जाएगा μ0 Ni/2 cos θ1 मतलब cos पाई माइनस cos 0, है ना, cos पाई -1 cos 0 1 मतलब -1 होगा, तो μ0 Ni/2 -1 -2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा μ0 Ni, नेगेटिव आएगा, ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो उसको प्लस लिख देंगे, तो लिखा जाएगा μ0 Ni। क्लियर है इतना, तो ये हो गया आपका आंसर μ0 Ni। कहाँ पर बीच में कहीं पर भी पॉइंट मारेंगे, यहाँ पर भी मानेंगे तो भी आपके लिए, तो बाकी तो आगे बढ़ता ही जा रहा है ना, क्योंकि ये तो पार्ट बहुत छोटा है आपका, तो ये फिर से भी आपका वही इनफिनिट वाला केस हो जाएगा। तो मतलब ये सारे पोर्शन पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होती है ना, आप सबको बताए। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे बताते हैं कि पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताते थे, याद करिए। आपका बार मैग्नेट है ऐसे, बार मैग्नेट के बारे में, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसी होती है ना, आप ऐसे कंसिडर करते थे। चलिए तो पैरेलल टू ईच अदर ऐसे आएगा, है ना, पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ऐसे आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इसमें होता है। तो ये सारे पार्ट पर सेम होती है, लेकिन जैसे ही आप एंड पर पहुंचेंगे तो एंड पर आपका आंसर आया था μ0 I/2। अब इसका ग्राफ बनाना है, चलिए तो ग्राफ कैसे बनाए, ग्राफ जेईई में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से अगर टोटल लेंथ L है, देखना ध्यान से, ये सिलेंडर की टोटल लेंथ मतलब सोलेनोइड की आपकी जो लेंथ है L, तो बीच में से मैं मेजर कर रहा हूँ, तो ये L/2 और ये भी L/2, है ना। तो यहाँ से सभी जगह पर उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट कितनी है μ0 Ni। देखो ध्यान से μ0 Ni, लेकिन जैसे एंड पर पहुंचेंगे तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, ये ऐसे, क्लियर। ये कितनी यहाँ पर कितनी है आपकी μ0 Ni, और ये वाले पॉइंट पर μ0 Ni/2, यहाँ पर भी कितनी है μ0 Ni/2, है ना। तो एंड वाले पॉइंट पर L/2 पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी μ0 Ni/2, और बाकी बीच में सभी जगह पर वैल्यू क्या हो जाएगी कांस्टेंट, है ना। तो ये वाला जो एक्सिस है आपका B है, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका R डिस्टेंस है या फिर लेंथ लिखते हैं, ठीक है। क्लियर। तो एक नाम आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है ये पूरा डेरिवेशन, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, लेकिन वहां पर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आएगा μ0 Ni फिर से, उसके बाद टॉरॉइड देखेंगे, तो दोनों के साथ स्टडी करेंगे।